आज मैं आपको कराने वाली हूँ रिप्रोडक्शन। अब आपका 12th क्लास का ये पहले यूनिट का पहला चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो चलो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपने पिछली क्लास में 11th में एक चैप्टर पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड। आपने उसमें ये देखा था कि भाई लिविंग वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एक कॉम्प्लेक्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसमें ऐसे बहुत सारे एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कॉमन होते हैं जो उनको लिविंग रखते हैं। ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग और लिविंग को अलग करते हैं, तो वो सारी चीजें कौन कौन सी होंगी। अब देखो, सबसे पहले आपको पता ही होगा, स्टिल मैं बता देती हूँ, जैसे ग्रोथ। डेफिनेटली भाई ग्रोथ तो एक रेत का ढेर भी बढ़ाते रहोगे बढ़ता रहेगा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल ग्रोथ होती है। आपके ऑर्गन्स भी बढ़ते हैं, आप खुद भी बढ़ते हो, हर चीज आपकी ग्रोथ होती है। माइंड भी ग्रोथ होता है, योर इमोशनल बिहेवियर ऑल्सो ग्रोज, मैच्योरिटी वाइज आप ग्रो करते हो। देन दूसरी चीज आपने पढ़ी है भाई मेटाबॉलिज्म क्या होता है। अब हमारी बॉडी में कितनी सारी चीजें होती हैं, कितनी, मतलब आपने 10th में लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा है, तो भाई न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, पता नहीं क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। ये सभी में ना इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं हर टाइम आपकी बॉडी में, चाहे कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो, यानी कि चीजें ब्रेक हो रही हैं या चीजें कंबाइन हो रही हैं, ये रिएक्शन चलते रहते हैं, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। देन और क्या चीज पढ़ी थी आपने, मूवमेंट पढ़ा था। डेफिनेटली ये तो बचपन से ही पढ़ते हैं भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मूव करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से मूव नहीं करते। ठीक है, लेकिन अब तो नॉन लिविंग भी चलो मूवमेंट हो गई, तो ये आपकी डिफाइन तो नहीं हो सकती। और कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, हाँ, रिस्पॉन्स। हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ये आप रिस्पॉन्ड ही तो कर रहे हो, बाहर की चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ऐसी ही बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें टोटल आप लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो। अब ये सब तो रेलेवेंट नहीं है, ये बस मैंने समझाया है, ठीक है। तो एक चीज आ जाओ, अब हम जो मेन पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे? आपने देखा है कि कैसे एवोल्यूशन में एक सिंपल सेल से एक इतना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इवॉल्व हो गए धीरे धीरे। कैसे हुआ? सिर्फ दो चीजें चाहिए थी। एक तो आपको चाहिए था रिप्रोडक्शन। कैसे? भाई अगर ऑर्गेनिज्म अपनी पीढ़ी को ही आगे नहीं बढ़ाएगा, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो फिर कैसे न्यू स्पीशीज आएंगी। दूसरी चीज हमने देखी, वेरिएशंस। भाई अगर चेंजेस ही नहीं आएंगे, अगर एग्जैक्टली आपके जैसा, या मान लो भाई यूनिसेलुलर के जैसा एक आया जा रहा था, या एक ही एनिमल के जैसे ही सारे एनिमल्स हो जाएंगे, तो इतनी सुंदर जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है माइक्रोब्स में, डायटम्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में भी सारे चेहरे अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल था। तो देखो, एवोल्यूशन में यही दो चीजें बहुत जरूरी थी। बायोलॉजी में सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है, एक रिप्रोडक्शन और एक वेरिएशन। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये सब कुछ आपस में रिलेटेड है। करते हैं अब स्टार्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? अपने ही जैसे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म नए नए इंडिविजुअल को पैदा करते हैं, अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, उस प्रोसेस को बोलते हैं। एंड एक चीज अगेन मैं फिर से बता देती हूँ, 11th में ना एक स्टेटमेंट हुई थी कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वो इसलिए नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ना स्टेराइल भी होते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो कि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं, कुछ मेल्स ऐसे हैं जो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी कि सिंपल सा रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो वो स्टेराइल हो जाते हैं, तो वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। लेकिन ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देखने को कतई नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं, जीरो। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट विद कि हम सबके सब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, पूरा का पूरा चैप्टर आपकी 3 चीजों में बटा हुआ है। सबसे पहले तो हो गया आपका लाइफ स्पैन। ठीक है, अब ये लाइफ स्पैन क्या होता है? अब
हमेशा तो रिप्रोडक्शन होगी नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगा। ना ही पैदा होते ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, ना ही मरने तक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। एक प्रॉपर डिफाइंड पीरियड आता है, लेकिन करता तो अपनी जिंदगी में ही है ना, उसकी जो लाइफ है उस टाइम पे करता है। तो वो जो लाइफ का पीरियड आता है ना, वो यहाँ पे आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ, जितनी भी लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं आप वो लाइफ स्पैन में पढ़ोगे। अब रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो टाइप्स भी पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, मैंने बोला रिप्रोडक्शन तो हर ऑर्गेनिज्म दिखाता है, यूनिसेलुलर भी दिखाता है। तो यूनिसेलुलर में और इवन मल्टी सेलुलर में जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब देखो, इसमें कितने सारे मेथड्स हैं आपके पास, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बडिंग, स्पोरिलेशन, पता नहीं क्या क्या चीजें जो मैं आपको सब बताऊंगी। ये सभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है भाई? प्लांट्स में तो होती है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, हम देखते हैं पॉलन, हम पढ़ते हैं ओव्यूल्स, आगे पढ़ेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है। लेकिन प्लांट्स भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उनके पास होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स जैसे ट्यूबर, बल्बिल, रनर, स्टोलोन, ये सारी चीजें उनको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराने में मदद करता है। देन कौन से आगे देखो, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोला था कि भाई ये अगर एसेक्सुअल थोड़ा सा सिंपल है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल सी चीजें तो भाई इजीली हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स चीजें ऐसे नहीं होती रैंडमली, उसमें एक के बाद एक स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो वहां पे आप सबसे पहले तो पढ़ोगे भाई फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फेजेस मतलब कि जैसे मैंने बोला कि पूरे लाइफ स्पैन में आपके अलग अलग फेजेस आते हैं। आप छोटे थे, फिर आप स्कूल जाने लगे, फिर आप कॉलेज जाने लगे, आप जॉब करने लगे, ये दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ योर लाइफ। ऐसे ही लाइफ के भी अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज का तो बड़ा ही सारा सब कुछ यहीं पे है भाई, क्या क्या चीजें हो रही हैं इस रिप्रोडक्टिव फेज में जिसमें रिप्रोडक्शन केपेबल है ऑर्गेनिज्म करने के। चलो, अब अगला है इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने बोला भाई स्टेप्स में होता है रिप्रोडक्शन, तो क्या क्या स्टेप्स होंगे? 3 चीजों में बांट दिया है। प्री फर्टिलाइजेशन, थोड़ा थोड़ा आप लोग को पहले से भी पता होगा गैमीट्स का, मैं फिर से बता दूंगी सब कुछ कि गैमीट्स का बनना, गैमीटोजेनेसिस, बन गए तो भाई ट्रांसफर भी होंगे, गैमीट ट्रांसफर। ट्रांसफर होने के बाद करते क्या है? फर्टिलाइजेशन, उनका फ्यूजन होता है जो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। देन यहाँ पे कुछ साइकिल्स लिखी हैं, ऑयस्ट्रस, मेंस्ट्रुअल, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, नॉट वेरी डिटेल क्योंकि हम उसको आगे फर्दर चैप्टर में भी देखेंगे। तो इस चैप्टर में आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ऑलराइट, अब एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस ना एक तरीके से दोनों का लिंक बनाता है। लिंक कैसे बना रहा है? इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं और कुछ होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एक्चुअली पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह गैमीट्स तो बनते हैं, ठीक है, लेकिन गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, ऐसे समझ लो। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, फ्यूजन नहीं हो रहा, तो एसेक्सुअल की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक माइंड मैप बना लो अपने दिमाग में, ठीक है। अब भाई मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिसको नहीं समझ आया है, यहां आपके अब सारी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएंगे। चलो, सबसे पहले मैंने बताया हम लाइफ स्पैन पढ़ेंगे ना। व्हाट इज लाइफ स्पैन? एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, बर्थ होता है। अब जो भी इस दुनिया में आया है, भाई महाभारत में लिखा है जो आएगा वो तो जाएगा भी, डेथ तो सबकी होनी है, कोई अमर तो है नहीं, तो उसकी डेथ भी होगी। तो बर्थ से लेकर के डेथ तक के पीरियड को, वो जो पूरा एक लंबे समय आप अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करते हो, काम करते हो, एवरीथिंग, ये आपका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है।
आपकी जो जिंदगी आप जी रहे हो दैट इज योर लाइफ स्पैन। तो अच्छे से जियो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, चलो अब लाइफ स्पैन इतना ही नहीं है, कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझाना जरूरी है। एक टर्म होती है बच्चों मैक्सिमम लाइफ स्पैन। क्या मतलब है इस मैक्सिमम लाइफ स्पैन का? मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। अब आए दिन ना न्यूज़पेपर में, अपने इंस्टाग्राम में देखते होगे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस ले लेते हैं, कोई ह्यूमन यार अभी अभी किसी की डेथ हुई है, 104 साल, 106 साल, 120 साल जिया है। तो ये क्या है? दिस इज नॉट नॉर्मल। हर कोई इतना ज्यादा नहीं जीता है। कोई कोई एक रेयर केस होता है जो यार बहुत ज्यादा जीता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन। यानी कि मैक्सिमम ईयर जो एक इंडिविजुअल सरवाइव करता है एक पर्टिकुलर स्पीशीज में। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक स्पीशीज में। मैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं बोलूंगी भाई ये हाथी सबसे ज्यादा जिया, या ये बैनियन ट्री सबसे ज्यादा जिया, या ये ह्यूमन सबसे ज्यादा जिया। नो, सारे ह्यूमंस में जो सबसे ज्यादा जिया, सारे प्लांट्स में जो सबसे ज्यादा जिया, तो दैट इज नोन एज मैक्सिमम लाइफ स्पैन। चलो अब मैक्सिमम के बाद एक टर्म और आती है भाई, एवरेज लाइफ स्पैन। बिल्कुल मैथ्स जैसा एवरेज निकालते हैं ना भाई, एक क्लास में किसी के 30 नंबर आए, किसी के 50 नंबर आए, किसी के 40 नंबर आए 50 में से। एवरेज क्या बोलोगे यार, सारे पास हो गए, इतने एक 25-26 जो भी आपकी एवरेज आई मार्क्स आए। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एवरेज लाइफ स्पैन। ऐसे ही आप लाइफ स्पैन को भी निकाल सकते हो कि यार इतने सारे ह्यूमंस में कोई 80 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है, तो ह्यूमन में एवरेज लाइफ स्पैन इतनी है। लेकिन ये इतना इजी नहीं होता, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। व्हाई? क्योंकि हम इसको एक पॉपुलेशन में ही देखते हैं। क्यों इसको पॉपुलेशन में देखते हैं? यार आपको पता होगा कि जो हमारे दादा परदादा का टाइम था वहां पे लोग ज्यादा जीते थे। आपकी परदादी, मेरी परदादी काफी 100 साल जी थी। मतलब आप सोच सकते हो आज 100 साल बहुत लोग नहीं जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ चुका है। हम इतने हेल्दी नहीं हैं, हम अच्छा खाते नहीं हैं, हमारी एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया है अपनी लाइफ में, पढ़ाई में, हर चीज को लेके हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी लाइफ पे वो इफेक्ट करता है। लाइफ स्पैन आपका कम हो जाता है, तो धीरे धीरे लाइफ स्पैन कम हो रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज और देखो कि लेट्स सपोज कोई कोई कंट्रीज में जैसे अमेरिकन्स बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, वहां पे सन का एक्सपोजर बहुत होता है, लोग सन बाथिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो कैंसर जैसे डिजीजेस से जल्दी प्रोन हो जाते हैं। देन आपने एक शेरनोबिल करके अभी रिसेंटली एक बड़ी अच्छी सीरीज आई थी जिसमें ना आपने देखा था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पूरे आसपास चले जाते हैं। आपने देखा था ना वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर ये और फैलता गया ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ये फैलते चले गए, रेडिएशन चली गई, धीरे धीरे वहां आसपास रहने वाले लोगों के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, उनका डीएनए डैमेज हो जाएगा। क्या होगा उससे? उनको बीमारियां होंगी, उन्हें कैंसर होगा, उनकी लाइफ जो इंसान शायद 80 साल जीता वो शायद 50 साल जिएगा या 40 साल जिएगा। तो उसमें क्या हो रहा है? उनका एवरेज लाइफ स्पैन ना बिगड़ रहा है। इसीलिए ना हम हमेशा पॉपुलेशन में देखते हैं लाइफ स्पैन। यानी कि अगर मैं ह्यूमंस की भी बात कर रही हूं ना, तो लेट्स सपोज कि मैं ऐसे बात करूंगी कि यार ऑस्ट्रेलियंस की इतनी है, इंडियंस की इतनी है, तो दैट इज आई एम लुकिंग फॉर अ पॉपुलेशन। मैं कभी भी सारी स्पीशी की लाइफ स्पैन नहीं निकालूंगी, मैं एक पॉपुलेशन में एवरेज लाइफ स्पैन को कैलकुलेट करूंगी। तो पॉपुलेशन इज द वर्ड। चलो उसके बाद एक और टर्म आती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पता नहीं मैंने ये वर्ड आगे शायद यूज किया था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एवरेज लाइफ स्पैन बहुत आपस में इंटर रिलेटेड है। क्यों? मैंने क्या बोला कि लाइफ स्पैन तो अलग अलग होती है अलग अलग पॉपुलेशन की, इसीलिए एवरेज हमेशा हमें पॉपुलेशन में निकालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पॉपुलेशन को जिए। क्यों मैंने कहा था कि हमारी परदादी दादा ज्यादा लोग जीते थे? क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा थी, वो ज्यादा हेल्दी थे। तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि वो लंबे साल जिए, बीमारियों से दूर रहें, स्ट्रेस से दूर रहें, ज्यादा एक्टिव हों वो अपनी लाइफ में। तो दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग एक ऑर्गेनिज्म आखिर कितना जिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लाइफ स्पैन का इंट्रोडक्शन। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, उस टेबल में ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ट्रीज, बर्ड्स वगैरह के ना ब्लैंक्स लगे हुए हैं, फिल नहीं है। नीट में भी आ जाता है वो कई बार क्वेश्चन।
तो आप चाहो तो इसको फिल कर सकते हो, यहाँ पे मैंने सबका लिखा हुआ है। अब देखो, एक एलिफेंट का लाइफ स्पैन 60 से 90 इयर्स होता है, एक हॉर्स का 60 साल, एक डॉग का 20 से 30 साल और काऊ का 20 से 25 साल। अब आपको क्या दिख रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो एलिफेंट काफी ह्यूज एनिमल है, ज्यादा जीना चाहिए, इसकी बॉडी में ज्यादा अडेप्टेबिलिटी होती है, या बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है, इजीली रह पाएगा। बट ऐसा नहीं होता। आपको देखने को मिल रहा है एक काऊ में और एक डॉग में कितना ज्यादा डिफरेंस है, फिर भी साइज का डिफरेंस है, फिर भी देखो 20 से 25 साल उसकी भी है, 20 से 30 साल उसकी भी है। बल्कि सच बताऊं तो डॉग बहुत ही कम होते हैं जो 20 से 30 साल जीते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग, एवरेज लाइफ स्पैन बोलूंगी कि 10 से 15 होती है, लेट्स से लैब्राडोर्स में, इस तरीके से अलग अलग होती है। अब देखो क्यों फिर इनका साइज अलग होता है या इनका लाइफ स्पैन अलग होता है। देखो एक चीज होती है ना कि आपका हैबिटेट क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, मतलब आप कहाँ रहते हो और आप वहां रहने में आपकी डे टू डे हैबिट्स क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। अपने आप से एग्जांपल ले लो, मैं डेली क्या खा रही हूँ, हेल्दी खा रही हूँ या अच्छी चीजें खा रही हूँ, इम्यूनिटी बूस्ट वाली चीजें खा रही हूँ, तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज होती है ना एक इन्वायरमेंट। भाई सडनली कोई ड्रास्टिक चेंजेस ऐसे आ गए आपकी इन्वायरमेंट में कि आप उसको सरवाइव कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तीसरी चीज आती है देखो इंटरनल फिजियोलॉजी। कुछ ऑर्गेनिज्म गिल्स से सांस लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म लंग्स से सांस लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म स्किन से सांस लेते हैं। क्यों? उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी अलग अलग है। तो आप अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कैसे कर रहे हो, समय बदलता रहता है तो खुद को भी बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जी नहीं पाओगे, एनवायरनमेंट चेंज होगा तो बॉडी अडेप्ट करती रहती है। तो इन सब चीजों पे आपका लाइफ स्पैन डिपेंड करता है। तो दीज आर द थिंग्स कि कैसे कोई लाइफ स्पैन किसी का बहुत ज्यादा होता है और किसी का बहुत कम होता है। किस चीज पे लाइफ स्पैन बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, एंड दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो इसमें से आ सकता है, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। ठीक है, चलो। तो मैंने आपको बोला कि लाइफ स्पैन हमारा साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारे हैबिटेट पे डिपेंड करता है, हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अब देखो एक बैनियन ट्री 200 से 300 साल जीता है, एक रोज प्लांट सिर्फ 5 से 7 साल जीता है। साइज का कितना डिफरेंस है। एक फ्रूट फ्लाई को देख लो, सिर्फ 2 वीक्स जीती है, एक बैनियन ट्री 25 साल जीता है। एक टॉर्टोइज 100 से 150 साल जीता है, एक टॉर्टोइज। और देखो बटरफ्लाई 1 से 2 वीक। ये देखो एक क्रो और पैरेट कितने सिमिलर है, देखो उनकी लाइफ स्पैन का डिफरेंस देखो कितना है। तो डेफिनेटली इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज। चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वॉट एवर बी द लाइफ स्पैन, एक इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन जो भी होती है, जो भी, डेथ तो सबकी होनी ही है ना। कोई इमॉर्टल तो नहीं है, कोई अमर तो नहीं है, हनुमान जी जैसे या अश्वत्थामा जैसे। हम ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे जो अमर है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल कि उसको तो मरना ही है। एक्सेप्ट कौन है? मैंने तो बोला था भाई सब मरते हैं, फिर ऐसा कौन है जो जी जाता है? क्या वो ह्यूमन बींग्स है? एब्सोल्युटली नॉट। ह्यूमंस तो हम तो मरते हैं भाई। नेक्स्ट दे रखा है अमीबा और पैरामीशियम। कुछ ऐसा दिखता है ना अमीबा, इस तरीके का न्यूक्लियस होता है और ये उसके यहाँ पे आपको छोटे छोटे सूडोपोडिया दिखते हैं जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सिमिलरली हमारे पास इस तरीके का पैरामीशियम है, उसमें भी ऐसे छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये जो होते हैं दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब देखो थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, सिंगल सेल। क्या दोनों सेम चीज नहीं है? तो ये दोनों तो भाई सेम बात हो गई। अब क्वेश्चन ये है क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की कभी डेथ होती है? देख लेते हैं भाई। अमीबा का आई होप सबको याद है कि एक अमीबा का तो पहले अंदर ही अंदर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो लेट्स सपोज ये अंदर ही उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, एंड धीरे धीरे फाइनली वी गेट 2 अमीबिया। हमको 2 अमीबा अल्टीमेटली मिल जाते हैं। एक ही अमीबा ने अपना न्यूक्लियस को डिवाइड किया और 2 डॉटर सेल्स दे दिए। क्या वो मरा?
नहीं। क्या उसकी डेथ हुई? नो। वाई? क्योंकि उसके अंश तो वही है ना, बेसिकली उसने अपने आप को डिवाइड करके अपने हाफ हाफ को दे दिया। अब उसका कोई गारंटी नहीं है भाई वो ऐसे कटा कैसे कटा, वो जैसे मर्जी कटा, इट इज वेरी रैंडम। लेकिन वो खुद का एग्जिस्टेंस उसका खत्म नहीं हुआ, वही आपस में डिवाइड होके दो हो गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और सिंपल यहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है। एक सेल ना सिंपल डिवाइड हुआ है जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस हुई है ना यहाँ पे, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है और दो सेल मिल गए। एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, इसलिए कह सकती हूँ कि हाँ ये इमॉर्टल होते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी। चलो अब आ जाओ अपने यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे को दे रखा है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करेंगे, फिर अगली क्लास से हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो सिंपल सी चीज मैंने बोली थी, यहां पे ना माइटोसिस होती है। माइटोसिस इसका मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। तो ये चीज तो एक पॉइंट पहले ही बोल दिया, तो यहाँ पे लिख दिया। दूसरी चीज एसेक्सुअल, किसी भी तरह के सेक्सेस, दो सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट का खेल होता है। यहाँ पे दो पेरेंट्स मिलके रिप्रोड्यूस नहीं करते, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। तो एक पेरेंट अगर इन्वॉल्व है तो अपनी ही चीजों को यूज कर रहा है, ना ही दो पेरेंट्स गैमीट बनाएंगे और ना ही गैमीट फ्यूज होंगे। तो लिख देते हैं गैमीट्स नहीं बनेंगे, ना ही उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिंपल एक पेरेंट डिवाइड करता है। अब वो कैसे डिवाइड कर रहा है, या तो सिंगल सेल है भाई, एक सेल दो में डिवाइड हो गया, अब वो मल्टी सेलर भी हो सकता है। ऐसे क्या स्ट्रक्चर बनाता है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म मिले। लेकिन बना कौन रहा है वो न्यू, एक ही पेरेंट बना रहा है ना, एक ही पेरेंट कुछ ऐसी चीज बनाएगा। मेरे को चोट लगे, यहाँ पे मेरे को चोट लगी, स्कार हुआ और धीरे धीरे मेरी स्किन भर गई, तो मेरे ही सेल्स डिवाइड हुए होंगे ना, किसी और के सेल्स तो यहाँ पे आए नहीं होंगे। या लेट्स सपोज मैंने यहाँ से स्कैल्प से कुछ हेयर निकल के यहाँ पे दूसरे कलर के किसी और के डीएनए वाले हेयर तो आएंगे नहीं, डीएनए तो सेम होगा, मेरी बॉडी के हर सेल का डीएनए सेम है। तो एक ही पेरेंट जब डिवाइड हो रहा है तो वो अपने ही तो डीएनए को पास करेगा, और डीएनए जब सेम होगा, जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होगा, तो आप एग्जैक्टली सेम लगोगे। दैट इज जब जीनोटाइप भी सेम है तो ऑब्वियसली फिनोटाइप, मतलब जैसा दिख रहा है आपको वो भी सेम होगा। यानी कि इन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मोटा मोटा क्लोन्स। सो दीज आर क्लोन्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी मिलती है, बिल्कुल सेम डिट्टो, पता ही नहीं लग पाता कि कौन कौन है। हाँ ऑब्वियसली जब छोटा है तो पता लगेगा, जब दोनों सेम साइज के हो गए यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, दोनों सेम है। तो एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट से, बच्चे बिल्कुल सेम होते हैं, दीज आर नोन एज क्लोन। इससे कई बार क्वेश्चन आता है क्लोन क्या होता है, क्लोन किस में मिलता है, और ये सारी चीजें। चलो अब हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। हर चीज के तो नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। डिसएडवांटेज ये है, मैंने यहाँ पे एक चीज बोल दी थी, क्लोन होती है, सेम है, तो वेरिएशन तो है ही नहीं। देयर आर नो वेरिएशन एट ऑल, नो वेरिएशन, मिलते ही नहीं है, क्योंकि ना ही तो दो गैमीट आ रहे हैं, एक ही डीएनए आ रहा है, तो किसी भी तरह का मुझे यहाँ पे वेरिएशन नहीं मिलता। अब मैंने एक चीज बोली थी कि भाई बदलता रहना पड़ता है एनवायरमेंट से। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो इन्वायरमेंट आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये डिफरेंट हैबिटेट में सरवाइव नहीं कर पाते। यानी कि लेट्स से इसको यहां लिख देते हैं, डिफरेंट हैबिटेट में ये सरवाइव नहीं कर पाते। कोई चेंजेस आ गए सडनली, इतनी जल्दी अडाप्ट नहीं हो पाते। वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि वेरिएशन नहीं है तो ये एवोल्यूशन में भी कुछ खास मदद नहीं कर रहे, सिर्फ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एवोल्यूशन में मेजर चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, कोई एक ऐसी चीज एक पेरेंट को हो जाती है, कोई चोट है, कोई ट्यूमर है, कुछ भी जो उसके डीएनए में प्रेजेंट है, एनी डिजीज, किसी भी तरीके की नुकसान जो पेरेंट को है,
वो उसके पहले बच्चे को, उससे दूसरे में, उससे तीसरे में, एंड सो ऑन। वो आगे लाइफ टाइम बढ़ती रहेगी। मतलब मैं सोचूंगी ना कभी यार मुझे एक अच्छी वैरायटी मिल जाए, नहीं मिलने वाली, वो तो उसी से आ रही है बार बार। कोई ऐसा ड्रास्टिक कुछ हो जाए, खत्म कर दूं मैं उसको, ब्रीडिंग कराऊं, तब जाके देखते हैं कुछ। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी डिजीज जो होगी पेरेंट से, वो ऑफस्प्रिंग में आगे कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी। तो ये हो जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो देखो एडवांटेजेस भी इसके अच्छे हैं कि आपको एक तो सेम चीज देखने को मिलती है, मतलब आपको कोई भी चीज ना ट्रू मिल रही है, मतलब कोई फॉल्स चीज नहीं मिल रही। मुझे अगर लेट्स सपोज कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी मुझे करना है, मैं कुछ देखना चाहती हूँ, डिस्कवरी करनी है, तो मैं चीजों को बार बार सैंपल्स, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराऊंगी, उनका वेट करूंगी, कब वो प्रोसेस होगा, कब मैं ऐसा कुछ नहीं मुझे करना पड़ेगा। सिंपल, एक जैसे ही तो है सारे, एक ही बार में मैंने सबको उगा लिया या एक ही बार में सबको प्रोड्यूस करा लिया, सबसे मुझे सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे सेम चीज मिलेगी, ट्रू चीज मिलेगी। दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी, मुझे इतना टाइम नहीं लगाना, टाइम भी बहुत कम है भाई। ना ही तो मुझे गैमीट्स बनाने हैं, ना ही तो दूसरा पेरेंट आएगा, ना ही गैमीट का ट्रांसफर होगा, और ना ही उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। वेरी लेस टाइम एंड हेंस बहुत ही कम एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, अब देखो और क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। एनर्जी कम होगी, टाइम कम हो गया, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। कोई ऑर्गेनिज्म अगर एक ही जगह अकेला है तो उसको जरूरत नहीं है दूसरे का वेट करने के लिए, इट कैन रेडिली रिप्रोड्यूस। ठीक है, एक और बड़ी अच्छी चीज है, मैंने पहले ही बोल दी थी, हमें मेनी कॉपीज मिल जाती है, बहुत सारी कॉपीज मिल जाती हैं मुझे, क्योंकि रैपिड है ना, जल्दी है, और मेरे को कुछ भी करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, या लेट्स सपोज मुझे कुछ फसल ऐसी कुछ देखनी है, तो भाई रैपिडली मुझे बहुत सारे इंडिविजुअल चाहिए, तो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराऊंगी। ठीक है, तो ये सब थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आई होप आपको एसेक्सुअल समझ आया है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, एसेक्सुअल पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक आपकी फीमेल हो गई और एक आपके पास मेल पेरेंट हो गया। अब जब मेल आ गया, फीमेल आ गया, कैसे कैसे वो अपने आगे प्रोजेनी को वो बढ़ाएंगे, ऐसे क्या चीज है जिससे उनके अंश उनके बच्चे में आएंगे। सो दैट इज दे विल प्रोड्यूस गैमीट, वो गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमंस के केस में फीमेल में आपके पास आते हैं एग्स और मेल्स में बनते हैं स्पर्म्स। तो ये क्या है, ये गैमीट होते हैं। गैमीट हैप्लॉइड होते हैं अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो, यानी कि अगर इसका क्रोमोसोम नंबर 2n है तो एक होते हैं जर्म सेल्स, जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स के अंदर होती है एक प्रोसेस जिसको हम मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस में ये सबको आई होप आता है, मैं फिर से बता ही रही हूं, 11th क्लास में अपने सेल साइकिल पढ़ा था कि जब एक सेल पहले डिवाइड होता है वो 2 बनाता है, फिर डिवाइड होता है, फिर 2 बनते हैं, अल्टीमेटली आपके पास 4 सेल आते हैं। जब एक सेल से 4 सेल मिलते हैं, एक डिप्लॉइड से आपके पास 4 हैप्लॉइड सेल्स आते हैं, तो उसको गैमीट्स की फॉर्मेशन में यूज होता है, दैट इज नोन एज मियोसिस। तो मियोसिस से आपको स्पर्म्स मिलते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, एग्स मिलते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो हमने देखा था कि एसेक्सुअल में माइटोसिस होती है, यहां पे क्या होगी, ऑब्वियसली माइटोसिस तो हो ही रही है भाई, बॉडी तो ग्रो कर रही है, सेल तो हमेशा डिवाइड हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे मियोसिस भी हो रही है। तो नंबर 1 था जो कि पेरेंट्स बन रहे हैं, नंबर 2 था जो गैमीट्स बन रहे हैं, नंबर 3 इज माइटोसिस एंड मियोसिस जिससे गैमीट्स बन रहे हैं और पेरेंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज विच इज द स्टार फैक्टर, जो स्टार फीचर है ना कि अगर ये है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, एंड दैट इज फर्टिलाइजेशन। अगर ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो सॉरी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों, बता देती हूं,
मैंने आपको पार्थेनोजेनेसिस बताया था, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं बनाना प्लांट का। देखो बच्चों, बनाना प्लांट का ना जो फीमेल फ्लावर होता है, उस फीमेल फ्लावर में क्या होगा, उसका उसके पास स्टिग्मा होगा, पॉलन वहां पे आएगा, पॉलन आएगा और पॉलन ट्यूब बनेगी, फर्टिलाइजेशन होगी। अभी क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन का वेट ही नहीं कर रहा, ये फीमेल प्लांट डायरेक्टली न्यू प्लांट में बन गया, न्यू प्लांट में बन गया। तो क्या हो गया, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन आपको मिलता है एक न्यू प्लांट। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, यहाँ पे गैमीट्स तो बन रहे थे। भाई फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर के अंदर फीमेल वाले गैमीट्स तो बनेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल और सेक्सुअल को कंबाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। तो क्या हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि जरूरी नहीं है गैमीट्स हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। अब देखो एक और चीज बताती हूँ, मैंने बोला जरूरी नहीं है कि गैमीट्स हो और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो, जरूरी नहीं है कि दो पेरेंट्स हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। ऐसा क्यों, देख लो। लेट्स सपोज ये मैंने एक टेपवर्म बना दिया है, ठीक है, टेपवर्म। अब टेपवर्म ना, इसके अंदर फीमेल गैमेट भी बनता है, इसके अंदर मेल गैमेट भी बनता है। इन टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, देखना आपको बहुत मजा आएगा। तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, इसके पास मेल भी है और फीमेल भी है। अब मान लो आपके इंटेस्टाइन में एक टेपवर्म पड़ा है, अब वो वेट नहीं करेगा कि कब कोई गंदी चीज खाऊंगी कि दूसरा टेपवर्म आएगा और मेरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा। नो, ये चीज नहीं होगी, क्योंकि इसके पास अपने दोनों गैमीट हैं, ये उन दोनों का फ्यूजन करा लेगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होके न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक ही पेरेंट के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट टाइप था, क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि वहां पे फर्टिलाइजेशन जरूर हुई है, जरूर हुई है। ठीक है, एक चीज देख लो यहाँ पे कितनी अच्छी चीज है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन मिलेंगे उसको सेम इंडिविजुअल, क्लोन जैसे। हमने क्या देखा था कि एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी। अब उसका खुद का डीएनए तो फ्यूज कर रहा है ना, फिर से उसने अपने गैमीट बनाए और वो दोनों फ्यूज हो गए, एग्जैक्ट कॉपी, सेम इंडिविजुअल। एसेक्सुअल जैसी प्रोजेनी मिली, लेकिन हुआ क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप समझ रहे हो कि फर्टिलाइजेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी नीट में, बोर्ड्स में, कहीं भी कोई आपके ओलंपियाड वगैरह में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना जहां पे आपको फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिल रही है, तो समझ लेना कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चाहे वो कैसा भी टर्म हो। अब एक चीज और अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको अर्थवर्म की कहानी बताती हूँ। देखो अर्थवर्म में क्या होता है ना, उसके लेट्स सपोज ये मैंने एक अर्थवर्म बना दिया है, थोड़ा सा बहुत ही बेकार मेरा ड्राइंग है, इट्स ओके। अर्थवर्म में आपको ये अगेन फीमेल भी बनाता है, मेल भी बनाता है, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि मैं तो भाई वेरिएशन लाऊंगा मेरे बच्चों में, तो ये अपने अगर फीमेल गैमीट सेकेंड अर्थवर्म को दे रहा है तो उससे ले लेगा उसके मेल गैमीट्स। तो यहाँ पे तो फ्यूजन हो रहा है अलग अलग गैमीट्स का, यानी कि यहाँ पे तो वेरिएशन देखने को मिलेगी, वेरिएशन देखने को मिलेगी। फर्टिलाइजेशन तो दोनों ही जगह हो रहा है। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए हर्माफ्रोडाइट के, जहां पे पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी मिली और जहां पे पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं मिली। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखनी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आप बोलते हो गैमीट्स की फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स बनते हैं। जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट ट्रांसफर होते हैं, एंड जब गैमीट ट्रांसफर होते हैं तो उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये हो जाते हैं गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर आपकी प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज फर्टिलाइजेशन, एंड इसके बाद जो चीजें होंगी दैट इज योर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, तो ये हो गए आपके 3 स्टेजेस जिसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी। चलो अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो क्या क्या इसके एडवांटेजेस होंगे।
सबसे अच्छी चीज तो वेरिएशन देखने को मिल रही है। अब देखो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। वेरिएशन कैसे कैसे आए? एक तो भाई दो गैमीट्स आए तो ऑब्वियसली आपके पास दो डीएनए आ रहे हैं, दो पेरेंट के डीएनए आ रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी, यहां पे ना मियोसिस हो रहा है। मियोसिस में आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब एक सेल से दो बनते हैं, यानी कि मियोसिस 1 में एक स्टेज होती है प्रोफेज 1 में, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। याद आया? क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ? ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, आपस के कुछ डीएनए एक्सचेंज हो गए। मान लो ये ब्लैक कलर का मैंने कर लिया, ये व्हाइट इसमें आ गया, ये व्हाइट हो गया, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, ऐसे जुड़ गए, एक्सचेंज हो गए इनके डीएनए सेगमेंट्स, तो यहाँ पे भी वेरिएशंस आ गए। तो वेरिएशंस यहाँ पे देखो कितने इतने सुंदर सुंदर वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे मियोसिस हो रही है, यहाँ पे वेरिएशंस आ रहे हैं, और दूसरे गैमेट्स तो फ्यूज कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी वेरिएशन आ रहे हैं। तो वेरिएशन इज वन ऑफ द एडवांटेज, और ये एवोल्यूशन को डेफिनेटली लीड करता है। तो जो भी इंडिविजुअल होता है वो बेटर होता है, उसकी जो फिट होती है उसकी जो फिटनेस होती है दैट इज बेटर। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएशन आ गए, तो हो सकता है वो वेरिएशन उसको हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन में सरवाइव करने के लिए मदद करे। ठीक है, अब ऑब्वियसली वो बेटर होगा, वो डिजीज, अगर कोई डिजीज होगी तो हो सकता है वो डिजीज आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज है, ये उसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, अब देखो डिसएडवांटेज ये है कि कितनी सारी चीजें हो रही हैं, गैमीट बनेंगे, गैमीट आएंगे, फ्यूजन होगा, तो इट इज वेरी टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है ना? टाइम लग रहा है, एनर्जी भी लग रही है, एनर्जी भी ज्यादा लग रही है। कोई इंडिविजुअल अगर एक जगह पे है, कोई बेचारा अर्थवॉर्म खुद के पास दोनों गैमीट होने के बाद भी अगर एक जगह पे है, कुछ नहीं कर सकता, दूसरे अर्थवॉर्म से दूसरा गैमीट लेना पड़ेगा, तो आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, गिव रीजंस व्हाई सेल डिवीजन कैन नॉट बी अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को हम रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मैं जब पैदा हुई होंगी, छोटी थी, फिर बड़ी धीरे धीरे आई हैव ग्रोन अप, यू हैव ग्रोन अप, आप छोटे थे धीरे धीरे बड़े हो गए हो, है ना? हमारे ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, हमारी कोई चोट लग जाती है, हीलिंग भी होती है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी बॉडी में ना ग्रोथ हो रही है। कोई एक सीड आप उगाते हो, सीड में से प्लूम्यूल निकलता है, रेडिकल निकलती है, रेडिकल से रूट्स आ रही हैं, प्लूम्यूल से शूट आ रही है, ग्रो कर रहा है प्लांट, है ना? ग्रोथ हो रही है ना? तो मल्टी सेलुलर में माइटोसिस से हो रही है आपकी ग्रोथ। माइटोसिस क्या है? सिंपल सेल डिवीजन, है ना? लेकिन यहां पे रिप्रोडक्शन पूछा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा है कि एक और चीज होती है मियोसिस। मियोसिस में जो सेल डिवीजन होती है ना, वो जर्म सेल्स में होती है, तो ये तो हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन में, मियोसिस वाला सेल डिवीजन। लेकिन द सिंपल सेल डिवीजन, यहाँ पे जो नॉर्मल सेल डिवीजन पूछी गई है, वो ग्रोथ में मदद करती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करा रही। हाँ, लेकिन अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करती हूं ना, मैं फिर से एग्जांपल ले लेती हूं, मेरा फेवरेट एग्जांपल, क्योंकि सबसे इजी होता है समझाना, दैट इज अगर ये अमीबा है, तो अमीबा के अंदर ही पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और अल्टीमेटली दो अमीबा मिल गए। तो अमीबा में देखो सेल डिवाइड हुआ और रिप्रोडक्शन हो गई, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं हुआ होगा। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपसे कह दिया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो सकता है? अब जैसे हाइड्रा ले लो, ठीक है, हाइड्रा में मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बात ही नहीं की, तो आपने ऐसा क्यों बोला कि उसमें ग्रोथ ऐसा होगा। इसलिए
क्योंकि इवन अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखोगे ना, तो जब इसके सेल्स भी बढ़ेंगे ना, तो वहां पे ग्रोथ ही होगी। वो अपनी बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, वो स्ट्रक्चर एक सेल का नहीं होगा, वो मल्टी सेल का होगा। तो वहां पे भी जो नॉर्मल सेल डिवाइड हो रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली ग्रोथ ही कर रहे हैं। हाँ, ग्रोथ होने के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है कि वो स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस कर जाए, वो स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हाउ डज प्रोजेनी, एक प्रोजेनी, एक न्यू बॉर्न, एक ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे अलग है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्लोन्स की बात करते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट कॉपी देखने को मिलती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। अब इतना नहीं लिखेंगे, बायोलॉजी में बेटा नंबर ऐसे नहीं आते। आप बोलोगे हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मार्क्स कैसे आएंगे? मार्क्स तभी आएंगे हाउ ब्यूटिफुली यू विल राइट। आपको एक पैराग्राफ लिख दो, नंबर नहीं मिलेगी। उस पैराग्राफ में 5 अच्छे अच्छे पॉइंट लिखोगे जिसमें अच्छे अच्छे टर्म्स यूज होंगी, अलग अलग बातें कही जाएंगी, तो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। तो वेरिएशन की जब हम बात करेंगे तो मैं दोनों वेरिएशन की बात करूंगी कि एक वेरिएशन तो गैमीट से आ रही है और दूसरी वेरिएशन आपकी मियोसिस से आ रही है जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो वेरिएशन की वजह से एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर है? कॉम्प्लेक्स है तब भी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन वेरिएशन में हेल्प करते हैं। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, अपने बिहेवियर के अंदर, अपने माइंडसेट के अंदर और अपनी बॉडी के अंदर। जब आपकी बॉडी भी जो एक जैसे चेंजेस आए तभी तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आए। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर जा रहे हैं अगर हार्श कंडीशन में, तो वो वेरिएशन उनको मदद करता है। इसीलिए इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एडवांटेजेस होती है, ज्यादा फेवरेबल होती है, मतलब ज्यादा उसको किया जाता है सपोर्ट। चलो, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लाइफ स्पैन, हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगेन हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं? चलो, यहां पे हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, बहुत सारे बडिंग, फिजन, ये सब कराऊंगी। और अगर कोशिश हुई तो डेफिनेटली हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क आपका यही है कि इतना ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि स्कूल में भी पहली क्लास आपकी बहुत छोटी सी होती है और सिंपल सी होती है। तो जो भी एनसीईआरटी की बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, आप कमेंट्स में देखिए। जो बच्चे लाइव हैं आप कमेंट डालिए, जो बच्चे इसको बाद में देखेंगे वो भी कमेंट डाल दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेटली उसको बताऊंगी।